हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुणे से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के लिए जूलॉजी की इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी बुक से नया टॉपिक पॉपुलेशन इकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो क्या होती है पॉपुलेशन इकोलॉजी, यानी कि समष्टि पारिस्थितिकी। आपने पिछली वीडियोज में पारिस्थितिकी को जान लिया है कि पारिस्थितिकी किसे कहते हैं। तो जो समष्टि पारिस्थितिकी है, यह समष्टि पारिस्थितिकी भी क्या है, पारिस्थितिकी की शाखा है। जैसा कि आपने मेरी इस चीज को देखने के लिए आपको मेरी पिछली वीडियो पर जाना होगा। जब मैंने शुरू में जब इस बुक को स्टार्ट किया था, उस दौरान आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी स्टार्ट किया था, या बेसिक ऑफ इकोलॉजी स्टार्ट किया था, जिसमें आपने इकोलॉजी की डेफिनेशन, इकोलॉजी की ब्रांचेज, इकोलॉजी की क्या कौन सी शाखाएं होती हैं, उनका अध्ययन किया था। तो आपको थोड़ा बैकवर्ड में जाना पड़ेगा और देखना होगा कि जो समष्टि आनुवंशिकी है, यह समष्टि आनुवंशिकी क्या है, एक इकोलॉजी की शाखा है, राइट। तो जो पारिस्थितिकी है, यह पारिस्थितिकी की क्या है, समष्टि पारिस्थितिकी एक शाखा है, राइट। तो समष्टि पारिस्थितिकी के अंदर किसका अध्ययन करेंगे हम? तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि समष्टि है क्या चीज। समष्टि को इंग्लिश में कहते हैं पॉपुलेशन। क्या कहते हैं? पॉपुलेशन, या इसको हम इस तरह से कह सकते हैं जनसंख्या। जनसंख्या यानी कि लोगों की संख्या, जन प्लस संख्या, लोगों की संख्या, राइट। तो है ना, यदि हम पारिस्थितिकी का अध्ययन इसके संदर्भ में करें, जनसंख्या के संदर्भ में करें या समष्टि के संदर्भ में करें, तो वह पारिस्थितिकी क्या कहलाती है? समष्टि पारिस्थितिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? समष्टि पारिस्थितिकी कहलाती है, राइट। तो इस जनसंख्या को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं? देखिए, कोई स्थान, विशेष स्थान है, ये कोई क्या है, विशेष स्थान हो गया। ये क्या है, कोई विशेष स्थान है। विशेष स्थान का मतलब हो गया कोई निश्चित स्थान है। जैसे निश्चित स्थान क्या हो गया, घास स्थल हो गया। क्या हो गया? ये घास स्थल हो गया। और इस घास स्थल में बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। उन जीवों में हम केवल बात करेंगे, केवल खरगोश की बात कर लेते हैं। केवल किसकी बात कर रहे हैं? खरगोश। खरगोश क्या है, जाति है या नहीं? विशिष्ट जाति हो गई ना, जाति विशिष्ट है, राइट। तो ये क्या हो गया, निश्चित स्थान हो गया। इसका क्षेत्रफल सपोज कीजिए 2.5 किलोमीटर है, 2.5 वर्ग किलोमीटर है, राइट। यानी कि विशेष स्थान हो गया, विशेष स्थान में घास है। जाति हो गई विशिष्ट जाति, खरगोश है। और समय हो गया निश्चित। इस क्षेत्र का अध्ययन कब कर रहे हैं? 1 वर्ष के लिए कर रहे हैं। सिर्फ कब कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह की जो कंडीशन है, वो क्या कहलाती है? पॉपुलेशन कहलाती है। तो इस पॉपुलेशन को देखिए, इसके अनुसार किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। देखिए कि किसी स्थान विशेष पर, ठीक है, स्थान विशेष हो गया। किसी स्थान विशेष पर कब? निश्चित समय में। 1 वर्ष निश्चित समय है ना। किसी स्थान विशेष पर निश्चित समय में पाई जाने वाली क्या है? जाति विशिष्ट है ना, पहले जाति की बात कर रहे पर पाई जाने वाली
जातियों की संख्या क्या कहलाती है? समष्टि कहलाती है। ठीक है, यानी कि एक स्थान विशेष पर निश्चित समय में, यहां पर समय लिखना भूल गया था मैं, समय में किसी स्थान विशेष पर निश्चित समय में पाई जाने वाली जातियों की संख्या क्या कहलाती है? समष्टि कहलाती है। या इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, देखिए कि किसी स्थान विशेष पर ठीक है, निश्चित समय में किसी स्थान विशेष पर निश्चित समय में, यहाँ पर क्या आ रही है? सभी जातियों की बात आ रही है, लेकिन यहाँ पे किसकी बात करेंगे भाई? इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, केवल एक जाति की बात कर रहे हैं। तो किसी स्थान विशेष पर निश्चित समय में पाई जाने वाली एक ही जाति के जीवों की संख्या क्या कहलाती है? समष्टि कहलाती है। तो दोनों ही डेफिनेशन है। इसमें समस्त जातियों की बात की गई है, इसमें केवल एक जाति के जीवों की बात की गई है। तो इस तरह से किसी स्थान विशेष पर निश्चित समय में पाई जाने वाली जातियों की संख्या क्या है? समष्टि है। राइट। अब यहाँ पे जो स्थान विशेष लिया है, यह स्थान विशेष क्या हो सकता है? घास हो सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है? मरुस्थल हो सकता है, इसके अलावा स्थल हो सकता है, इसके अलावा जल हो सकता है, जल में भी समुद्र हो सकता है, नदी हो सकती है, तालाब हो सकता है, आवास कुछ हो सकता है। स्थान जो होता है कैसा हो सकता है? ये स्थान हो सकते हैं। राइट। तो जो स्थल का चुनाव है, स्थल का चुनाव ठीक है, समय का चुनाव, अभी हमने समय कितना चुना था यहाँ पे? 1 वर्ष। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं स्थल का चुनाव, समय का चुनाव और किसका चुनाव? जाति का चुनाव। जाति का चुनाव, ये तीनों की तीनों चीज किस पर डिपेंड करती हैं? प्रेक्षणकर्ता पर डिपेंड करती है, प्रेक्षणकर्ता पर निर्भर करती है। इनका मतलब क्या हुआ? देखिए कि हमने जब परिभाषा दी थी तो स्थान विशेष की बात की थी, निश्चित समय की बात की थी और एक जाति की बात की थी। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? इस परिभाषा के अनुसार बहुत सारी जातियों की भी बात कर सकते हैं। राइट। तो ये किस पर डिपेंड हुआ? प्रेक्षणकर्ता पर। जैसे मैं किसी चीज का अध्ययन कर रहा हूं तो मेरे को कितना क्षेत्र फैलाना है ये मेरे ऊपर डिपेंड है। कि मैं हो सकता है कि आप 50 स्टूडेंट्स की क्लास को ले सकता हूँ, इसके अलावा 10 स्टूडेंट की क्लास भी ले सकता हूँ क्योंकि मेरे से ज़्यादा तेज नहीं बोला जाएगा, तो मेरे ऊपर डिपेंड है। तो इसी तरह से जो प्रेक्षणकर्ता होता है या समष्टि की गणना करता है उस पर निर्भर होता है इन तीनों चीजों का निर्धारण। यानी स्थल का चुनाव भी, समय का चुनाव और जाति का चुनाव जो होता है किस पर निर्भर होता है? प्रेक्षणकर्ता पर निर्भर होता है। राइट। तो इस तरह से ये समष्टि कहलाती है। और यदि समष्टि का अध्ययन किसके संदर्भ में किया जाए? पारिस्थितिकी के संदर्भ में किया जाए तो वह क्या कहलाती है? समष्टि पारिस्थितिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? समष्टि पारिस्थितिकी कहलाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं।
तो एक समष्टि में क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? जनसंख्या, किन किन लक्षणों के द्वारा हम जनसंख्या को पहचान सकते हैं? राइट, तो जनसंख्या के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? देखिए, पहला हो सकता है घनत्व। तो जनसंख्या का कोई निश्चित घनत्व होता है, नहीं होता है। जैसे हमें आपने जीके में पढ़ा है कि जयपुर शहर का 392 व्यक्ति है, यानी कि 1 किलोमीटर क्षेत्र में कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं? 392 व्यक्ति निवास कर रहे हैं। राइट, तो उसका क्या हो गया? घनत्व हो गया। वो समष्टि ही तो है ना, तो घनत्व इसका लक्षण हो गया। इसके अलावा दूसरा होता है जन्म दर। तो समष्टि को जन्म दर प्रभावित करती नहीं करती है? जन्म ज्यादा होगा तो समष्टि ज्यादा होगी, जन्म कम होगा तो समष्टि कम होगी, जन्म नहीं होगा बिल्कुल ही तो क्या होगा? समष्टि आगे बढ़ेगी नहीं, तो ये प्रभावित कर सकती है। तीसरा लक्षण होता है इसका मृत्यु दर। मृत्यु दर भी क्या कर सकती है? समष्टि को प्रभावित करती है। इसके अलावा वृद्धि, मतलब वृद्धि किस तरह से हो सकती है जनसंख्या में? राइट, पांचवा बहिर्गमन, यानी कि जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है और दूसरे स्थान पर अपने स्थान पर आ सकती है। तो एक स्थान दूसरे स्थान पर जाना बहिर्गमन और पुनः से अपने स्थान पर आना अंतर्गमन। तो ये सारे के सारे लक्षण किसके होते हैं? समष्टि के लक्षण होते हैं। राइट, तो समष्टि के लक्षण कितने हो गए? 6 प्रकार के होते हैं। घनत्व होता है, जन्म दर होती है, मृत्यु दर होती है, वृद्धि होती है, बहिर्गमन और अंतर्गमन। राइट, तो जो पहला लक्षण है ये है घनत्व। ये है घनत्व जो है ना, इस घनत्व को जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही प्रभावित करती हैं। घनत्व को है तो एक इसका लक्षण समष्टि का लक्षण है, परंतु घनत्व को है ना, ये दोनों कारक भी क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। यदि जन्म दर और मृत्यु दर में क्या हो जाए? कमी या बढ़ोतरी हो जाए तो घनत्व में भी क्या देखे जाते हैं? परिवर्तन देखे जाते हैं। राइट, तो इस तरह से घनत्व को कौन प्रभावित करती है? जन्म दर और मृत्यु दर प्रभावित करती है। राइट, तो आगे देखिए हम पहली बात करते हैं घनत्व की। घनत्व क्या होता है? देखिए घनत्व क्या है, पहली बात करते हैं हम घनत्व की। घनत्व को इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। घनत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेंसिटी। घनत्व क्या है? देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। कोई ये क्षेत्र हो गया, ये 29 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। कितने का क्षेत्र है? 29 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। जैसे इसका बात करते हैं घनापक्षी बिहार है ना, घनापक्षी बिहार जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसका कितना क्षेत्रफल है? 29 वर्ग किलोमीटर हो गया, फिक्स हो गया। राइट, तो घनत्व किसे कहेंगे? देखना है अपने को। तो जो है ना, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? निश्चित हो गया ना क्षेत्रफल। क्षेत्रफल 29 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे जाति की संख्या हम इंडिविजुअल की बात करेंगे, यानी कि व्यक्ति की बात करेंगे। यहाँ पे किसकी बात करेंगे? व्यक्ति की। तो देखिए ये कोई निश्चित क्षेत्र है, इस निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय पर, निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय पर, यानी कि 1 वर्ष हो सकता है निश्चित समय, 2 वर्ष हो सकता है, 3 वर्ष हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ये किस पर डिपेंड कर रहा है? हमारे ऊपर परीक्षण करता है। तो इस घनत्व की परिभाषा कैसे देंगे? देखिए निश्चित क्षेत्रफल हो गया, इसका निश्चित समय हो गया और निश्चित व्यष्टि हो गई। राइट, तो देखिए इसको हम दोबारा से लेंगे। एग्जाम्पल क्या है? देखिए इसकी परिभाषा कैसे दे सकते हैं कि किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित समय में किसी स्थान विशेष पर
किसी निश्चित समय में किसी स्थान विशेष पर इकाई क्षेत्रफल में पाई जाने वाली व्यष्टियों की संख्या क्या कहलाती है? घनत्व कहलाती है। ठीक है, देखिए किसी निश्चित समय में, इसकी बात कर रहे हैं अपन, क्षेत्र हो गया निश्चित, स्थान क्या हो गया निश्चित समय हो गया, एक वर्ष हो गया निश्चित समय। किसी निश्चित समय में किसी स्थान विशेष पर, यह स्थान हो गया, यह स्थान कौन सा हो गया? घनापक्षी विभाग हो गया। किसी स्थान विशेष पर इकाई क्षेत्रफल में, टोटल इसका क्षेत्रफल कितना था? 30 वर्ग किलोमीटर। तो हम किसकी बात करेंगे? 1 वर्ग किलोमीटर की। इकाई क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। तो इकाई क्षेत्रफल में पाई जाने वाली व्यष्टियों की संख्या घनत्व कहलाती है। अब यहाँ पे नया शब्द आया है व्यष्टि, और एक शब्द है, तो एक शब्द है समष्टि और दूसरा शब्द है व्यष्टि। समष्टि को क्या है? समष्टि को हमें ना जातियों का समूह भी कह सकते हैं। समष्टि को हम क्या कह सकते हैं? जातियों का समूह, जो किसी स्थान पर पाया जाता है, निश्चित समय पर पाया जाता है। जैसे व्यष्टि है ना, व्यष्टि केवल एक जाति को निरूपित करता है, इंडिविजुअल को निरूपित करता है। व्यष्टि का मतलब होता है इंडिविजुअल, यानी केवल एक जाति, राइट। तो ये व्यष्टि का अर्थ है, और आपको केवल एक जाति की बात करें यहाँ पे, तो घनत्व भी किसका निकाला जाता है? केवल एक ही जाति का निकाला जाता है। तो सपोज कीजिए इस घनापक्षी विहार में क्या आते हैं? साइबेरियन क्रेन आते हैं, है ना। और कितने साइबेरियन क्रेन आए इसमें? सपोज कीजिए हम उसकी काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। 29 वर्ग किलोमीटर में है ना, टोटल जो 29 वर्ग किलोमीटर है, इसमें सपोज कीजिए 230 साइबेरियन क्रेन है, 230 साइबेरियन क्रेन है। तो इसका घनत्व कितना होगा? देखिए, जब 29 वर्ग किलोमीटर में 230 साइबेरियन क्रेन है, तो 1 वर्ग किलोमीटर कितने हो जाएंगे? 1 वर्ग किलोमीटर में कितने हो जाएंगे? 230 बटे 29, 230 बटे 29 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? यानी कि 29 वर्ग किलोमीटर में 230 है, तो 1 किलोमीटर में इसका भाग इसमें दे देंगे, तो इस तरह से इसका क्या निकल जाएगा? घनत्व निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका घनत्व आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका घनत्व कितना आ जाएगा? देखिए, कितना आ जाएगा? 230 में भाग 29 का देते हैं, तो यह आ जाएगा 20 का 120, यानी इसका आंसर निकल के आएगा लगभग 230 इधर देख लेते हैं, 230 बटे 32, ठीक है। तो 20 का 120, 9 54, यानी कि 174, और 20 का 140, 9 63, 203, 7 कुछ आ जाएगा, मतलब 2 के साथ 23 बच के 7.77 आ जाएगा। इससे घनत्व कितना आ गया? 7.7। मतलब जो साइबेरियन क्रेन है 1 वर्ग किलोमीटर में कितने पाए जाते हैं? लगभग 8 पाए जाते हैं, क्योंकि ये लगभग किसका आ जाएगा? 8। तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितने साइबेरियन क्रेन पाए जा रहे हैं? 8 साइबेरियन क्रेन पाए जाते हैं, जो इसका क्या है? घनत्व है। क्योंकि 1 वर्ग किलोमीटर हो गया ना, इकाई क्षेत्रफल हो गया, और इकाई क्षेत्रफल में पाई जाने वाली चीजों को भी हम क्या कह रहे हैं? घनत्व कहते हैं, राइट।
तो इस तरह से घनत्व की परिभाषा दे सकते हैं। समझ आया आपको? अब यदि मैं बात करूं कि जो घनत्व है यह घनत्व भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का हो सकता है? तो कितने प्रकार का हो सकता है? दो प्रकार का हो सकता है। तो कौन कौन सा होता है? देखिए, एक तो होता है अशोधित घनत्व और दूसरा होता है पारिस्थितिकीय घनत्व। पारिस्थितिकीय घनत्व। अब ये दोनों घनत्व जो है किसके आधार पर? देखिए, कोई जीव है, इस निश्चित स्थान पर रह रहा है, टोटल इसका किलोमीटर हमें कितना माना है? तो कुछ कीजिए 29 वर्ग किलोमीटर माना था। तो क्या ये सभी के सभी 29 वर्ग किलोमीटर जो है उस साइक्लिक ट्रेन के लिए उपयुक्त है? नहीं है ना? क्या सभी में पाए जाते हो? नहीं पाए जाते। जो साइक्लिक ट्रेन है ना, साइक्लिक ट्रेन केवल 11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। और जो ये 11 वर्ग किलोमीटर है ये कौन सी भूमि कहलाती है? शायद इसमें बेड भूमि कहलाती है, यानी कि आर्द्र भूमि कहलाती है। इस आर्द्र भूमि में ही साइक्लिक ट्रेन पाए जाते हैं। तो 11 किलोमीटर का क्षेत्र कैसा हुआ? जीवों के लिए उपयोगी हुआ। कितना बचा? 18 अनुपयोगी बचा। ठीक है, तो इस तरह ना जीवों के जिस स्थान का हम चुनाव कर रहे हैं वह स्थान सभी जीवों के लिए एक साथ नहीं होता। अर्थात जीवों के लिए उपयोगी भी कुछ स्थान उपयोगी होता है और कुछ स्थान अनुपयोगी होता है। तो इसके आधार पर उपयोगी और अनुपयोगी के आधार पर यह घनत्व कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो पहला जो है अशोधित घनत्व है। अशोधित घनत्व। तो अशोधित घनत्व क्या होता है? देखिए, यदि हम घनत्व को ज्ञात करने के लिए है ना, घनत्व को ज्ञात करने के लिए उपयोगी और अनुपयोगी दोनों क्षेत्रों को सम्मिलित करते हैं तो उस प्रकार का घनत्व क्या कहलाता है? अशोधित घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? अशोधित घनत्व कहलाता है। यानी कि ऐसा घनत्व जिसमें कुल क्षेत्रफल की गणना कर कुल क्षेत्रफल की गणना कर उपयोगी व अनुपयोगी क्षेत्रफल को सम्मिलित कर घनत्व की गणना की जाती है। घनत्व की गणना की जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? अशोधित घनत्व कहते हैं। अशोधित घनत्व कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें उपयोगी अनुपयोगी का कोई जिक्र नहीं है, अलग अलग नहीं किया है। टोटल क्षेत्रफल को लेकर हम घनत्व की गणना कर रहे हैं तो उस प्रकार का घनत्व क्या कहलाता है? अशोधित घनत्व। जैसे 29 वर्ग किलोमीटर में कितने पाए जाएंगे? 230। तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितने पाए जाएंगे? 7.77। तो ये क्या है? इसका अशोधित घनत्व है। ये क्या है? इसका अशोधित घनत्व है। जबकि दूसरा बात करते हैं अपन, दूसरा घनत्व कौन सा होता है? पारिस्थितिकी घनत्व। पारिस्थितिकी घनत्व दूसरा होता है पारिस्थितिकी घनत्व। तो स्टूडेंट्स, पारिस्थितिकी घनत्व क्या होता है? देखिए, यदि हम घनत्व की गणना करने के लिए केवल उपयोगी क्षेत्र को ही काम में लेते हैं, यदि हम घनत्व की गणना करने के लिए केवल जंतु के लिए उपयोगी क्षेत्र का ही उपयोग करते हैं तो उस प्रकार का
जीव के उपयोगी क्षेत्र को लेकर की जाती है, उपयोगी क्षेत्र को लेकर की जाती है, तो उसे पारिस्थितिकीय घनत्व कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय घनत्व कहते हैं। जैसे मतलब इसका देखिए, जैसे 29 वर्ग किलोमीटर में कितने थे? 230। तो एस औसत कितना आया था इसका? एस औसत तो कितना आया था? एस औसत 7.7 आया था ना, 7.77। तो अब देखते हैं कि पारिस्थितिक घनत्व कितना आता है, क्योंकि इस 29 वर्ग किलोमीटर में से केवल 11 किलोमीटर में तो साइबेरियन क्षेत्र पाए जाते हैं, है ना, जो इस कौन सा है? बेटलैंड भूमि है। तो हमें संपूर्ण क्षेत्र को लेकर घनत्व गणना करना है, तो वो कौन सा था? एस औसत घनत्व का। परंतु अब हम किसकी गणना करने हैं? केवल उपयोगी क्षेत्र को लेकर के। तो इसकी गणना किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो कुल जंतु हैं या कुल क्षेत्रफल, उस क्षेत्रफल में कुल जंतु कितने पाए जा रहे हैं, उसका भाग हम किसके साथ दे देंगे? कुल पारिस्थितिकीय क्षेत्रफल। कुल पारिस्थितिकीय क्षेत्रफल में उसका क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। जैसे 230 को क्या है? टोटल साइबेरियन ग्रेड पाए जाते हैं, और हमारे लिए जो पारिस्थितिकीय क्षेत्रफल है वो कितना है? 11 है। तो अब कितना घनत्व आ जाएगा? देखिए, इसका आ जाएगा 11 गुना 22 1, और जो है 20 पॉइंट कुछ आ जाएगा। 20 पॉइंट कितना आ जाएगा? देखिए, 20.9 के लगभग आ जाएगा। तो अब पहले घनत्व कितना था इसका? 7.77। ये कैसा था? एस औसत घनत्व था। और जब हम केवल उपयोगी क्षेत्र को लेकर के घनत्व की गणना कर रहे हैं, तो उसे पारिस्थितिक घनत्व कहते हैं। और पारिस्थितिक घनत्व की गणना करने के लिए कुल जो जंतु पाए जा रहे हैं उपयोगी क्षेत्रफल में, उसका भाग किसके साथ दे देंगे? कुल पारिस्थितिकीय क्षेत्रफल में दे देते हैं। तो 230 क्या पाए जा रहे हैं? साइबेरियन ग्रेड पाए जा रहे हैं उसमें, और 11 क्या है? उसका उपयोगी क्षेत्रफल है जिसमें रह रहे हैं वो। तो इससे कितना घनत्व आता है? 20.99 के लगभग आता है, जो इसका क्या है? पारिस्थितिकीय घनत्व कहलाता है। तो स्टूडेंट, इस तरह से ये पारिस्थितिकीय घनत्व 2 प्रकार का होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जो घनत्व है, इस घनत्व की गणना कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को देखने के लिए जो है आपको कल आपको जो है वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा।